हेलो दोस्तों। आज हम इस सेशन में बात करेंगे सेल्फ फिल्ड कंक्रीट पेमेंट्स के बारे में। सेल्फ फिल्ड कंक्रीट पेमेंट्स आजकल काफ़ी यूज़ हो रहे हैं, पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना में जो रोड्स बन रही हैं उसमें इनको काफ़ी यूज़ किया जा रहा है और काफ़ी प्रीफर भी किया जा रहा है क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत कम आती है। बेसिक कंसेप्ट इसका ये है कि आपके पास ये फॉर्म वर्क है जो प्लास्टिक सेल का बना होता है और इस प्लास्टिक सेल के फॉर्म वर्क में आप कंक्रीट भर देते हैं। तो यहाँ हर स्क्वायर में एक कंक्रीट भर दी जाती है और इसको हम बिछाते हैं सबग्रेड और सबबेस के ऊपर। और ये एक तरह का, अगर मैं इसको एक सेंटेंस में बोलूं तो इट इज ए ग्रिड ऑफ प्लास्टिक सेल इनटू विच कंक्रीट इज प्लेस्ड। ये एक जाल है प्लास्टिक सेल का जिसके अंदर हम कंक्रीट भर देते हैं। और आप यहाँ समझ सकते हैं कि जॉइंट्स की स्पेसिंग जो है वो बहुत कम होती है। ये ब्लॉक्स बन जाते हैं, कंक्रीट के ब्लॉक्स बन जाते हैं इसमें, और उनकी जॉइंट्स की स्पेसिंग बहुत कम होती है और जॉइंट्स का अरेंजमेंट भी बड़ा यूनिक सा होता है। कंक्रीट की लेयर बहुत थिन होती है और मल्टीपल जॉइंट्स होते हैं, इसलिए ये मटेरियल ना तो रिजिड कैटेगरी में आता है ना फ्लेक्सिबल कैटेगरी में आता है, क्योंकि यहाँ लोड ट्रांसफर स्लैब के एक्शन के द्वारा नहीं होता है जैसा कि नॉर्मल रिजिड पेमेंट में होता है। तो इसे हम सेमी फ्लेक्सिबल या सेमी रिजिड पेमेंट की तरह डिजाइन करते हैं। ये जो प्लास्टिक सेल हैं ये फॉर्म वर्क की तरह भी काम करते हैं और इन्फोर्समेंट की तरह से भी काम करते हैं। और इनको बनाने के लिए हम जो वेस्ट प्लास्टिक होती है जिसे हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन कहते हैं, जिसकी थिकनेस 0.22 मिलीमीटर से 0.25 मिलीमीटर तक होती है, ये उससे बनाई जाती है। और ये 50 से 100 मिलीमीटर की विड्थ में रोल के रूप में आती है, बंडल के रूप में आती है। यानी कि आप स्लैब की थिकनेस जो है 50 से 100 मिलीमीटर तक रख सकते हैं, लेकिन जनरली हम 100 मिलीमीटर ही स्लैब की थिकनेस रखते हैं। कंक्रीट की थिकनेस, स्लैब भी नहीं कहूँगा, कंक्रीट की थिकनेस 100 मिलीमीटर तक रखते हैं। और इसको बनाने के लिए ये जो प्लास्टिक सेल बनते हैं इनका प्रोसीजर ऐसे है कि जैसे आपने ये 2 स्ट्रिप ली, इनको यहाँ वेल्ड कर दिया जाता है 300 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे। तो ये 2 शीट हैं, इनको आपने यहाँ वेल्ड कर दिया, ऐसे ही अगले 300 मिलीमीटर पे वेल्ड कर दिया। अब आपने तीसरी शीट ली और इसको यहाँ इन दोनों जॉइंट्स के बीच में, सेंटर में यहाँ वेल्ड कर दिया। और फिर अगला जो जॉइंट है वो 300 मिलीमीटर के बाद ही आएगा। फिर फोर्थ शीट लेंगे तो इसके जॉइंट बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप ये एक जाल सा बनाते रहेंगे और फाइनली ये इस तरह से आप उस पर बिछा देते हैं, इसके ऊपर कंक्रीट डाल देते हैं। तो क्योंकि ये इसकी थिकनेस बहुत कम होती है तो यहाँ पे इसको शेप में रखने के लिए आप फील्ड में यहाँ कुछ कील ठोक देते हैं इनके चारों तरफ, ताकि ये वर्टिकल शेप में रहे। और यहाँ नायलॉन का एक धागा भी हम इंसर्ट करते हैं, जब आपको बाद में बताऊंगा, ताकि ये जब आप कंक्रीट भरते हैं तो ये मुड़े नहीं। सेल्फ फिल्ड कंक्रीट पेमेंट का कंस्ट्रक्शन का सबसे पहला स्टेप वही है जो हर कंस्ट्रक्शन में होता है कि पहले हम सबग्रेड तैयार करेंगे। और सबग्रेड हम जो टॉप 300 मिलीमीटर थिक लेयर होती है, अगर आपकी रोड एम्बैंकमेंट में है तो एम्बैंकमेंट के ऊपर 300 मिलीमीटर का जो पोर्शन होता है उसे हम सबग्रेड कहते हैं। और उसके लिए तैयार करने का एक प्रोसीजर दिया हुआ है एमओआरडी की स्पेसिफिकेशंस में, उसको फॉलो करना है। ये ध्यान रखने की बात है कि जो 300 मिलीमीटर का सबग्रेड आप तैयार कर रहे हैं उसकी सॉइल की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और सीबीआर 5% से कम नहीं होनी चाहिए। सॉफ्ट सीबीआर 5% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपका सॉइल सैंडी सॉइल है या सिल्टी सॉइल है तो आप सबग्रेड को फील्ड में कॉम्पैक्ट करेंगे 100% मैक्सिमम डाई डेंसिटी तक। जो आप लैब में IS 2729 पार्ट 7 के हिसाब से उसका OMC और ड्राई डेंसिटी निकालते हैं, उसका 100% आप अचीव करेंगे। और अगर आपकी सॉइल ब्लैक कॉटन सॉइल है तो 95% मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव की जाती है और मॉइस्चर कंटेंट फील्ड में कॉम्पैक्शन के समय 2% हायर देन ऑप्टिमम रख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि कैम्बर हम प्रोवाइड सबग्रेड लेवल से ही करेंगे, क्योंकि इसमें फिर जब आप ये प्लास्टिक सेल पे कंक्रीट डालते हैं उस समय कैम्बर देना मुश्किल होता है। तो इसलिए सबग्रेड लेवल से ही आप कैम्बर प्रोवाइड करें, जो भी कैम्बर आपके डिजाइन में दिया हुआ है। सबग्रेड तैयार करने के बाद नेक्स्ट लेयर है सब बेस की।
और सब बेस में आप वाटर बाउंड मैकेडम, वेट मिक्स मैकेडम या क्रशर रन मैकेडम, लाइम फ्लाई एश एग्रीगेट या लाइम स्टेबलाइज सॉयल कुछ भी यूज कर सकते हैं। इवन लोकल जो एग्रीगेट अवेलेबल हैं जैसे मूरम या कंकर, उनको भी आप लाइम या फ्लाई एश के साथ मिक्स करके यूज कर सकते हैं। नेचुरल ग्रेवल और सॉयल एग्रीगेट का मिक्सचर भी आप यूज कर सकते हैं। इवन सैंड भी यूज कर सकते हैं सब बेस में। और अगर कोई भी मटेरियल आपके पास स्टोन एग्रीगेट या सैंड या लोकल मटेरियल नहीं है तो सॉइल को स्टेबलाइज करें ताकि उसकी सीबीआर 20 तक आ जाए और उसको भी आप सब बेस की तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि जब आपने सब बेस लेयर यहाँ डाल दिया है ये सबग्रेड के ऊपर, तो यहाँ दोनों तरफ एक स्टोन की या कंक्रीट ब्लॉक की या सिंपल ब्रिक को खड़ी करके आप एक दोनों तरफ एक बाउंड्री बनाएंगे यहाँ पे, जिसकी की हाइट 50 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तक होती है सब बेस के ऊपर। इसका पर्पज ये है कि ये कन्फाइनमेंट प्रोवाइड करता है, आपके सब बेस को भी प्रोवाइड करेगा और जब आप इसमें कंक्रीट डालेंगे तो उसको भी ये साइड से कन्फाइनमेंट प्रोवाइड करेगा और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। सेल्फ फिल्ड कंक्रीट पेमेंट का डिजाइन जो हम करते हैं वो इलास्टिक लेयर थ्योरी से करते हैं। 2 लेयर थ्योरी मान के उसमें आप स्ट्रेस स्ट्रेन निकालें और उसको फिर कोरिलेट करें नंबर ऑफ साइकिल से। एक NRIDA का डॉक्यूमेंट है डू इट योरसेल्फ। इसमें ये चार्ट्स दिए हुए हैं, यहाँ से आप ग्रेनुलर सब बेस लेयर की थिकनेस निकाल सकते हैं। तो अगर आपको क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल रिपीटिशंस पता है 0.5 मिलियन, 1 मिलियन, 1.5 मिलियन एंड सो ऑन, और आपको सबग्रेड CBR पता है, तो यहाँ से आप सब बेस की थिकनेस निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपका ट्रैफिक जो है डिज़ाइन ट्रैफिक 1.2 मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल है और CBR यहाँ पे कहीं 5-7 के बीच में है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि आपको 150 मिलीमीटर का सब बेस की जरूरत पड़ेगी। ये चार्ट जो हैं ये हैं एश्यूमिंग दैट आपका जो CFC लेयर है, सेल्फ फिल्ड कंक्रीट लेयर है, वो 100 मिलीमीटर का होगा। अगर आप 75 मिलीमीटर का कंक्रीट लेयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक दूसरा चार्ट है, यहाँ से भी डिजाइन पैरामीटर्स वही हैं, क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल रिपीटिशंस, CBR ऑफ सबग्रेड सॉयल एंड यहाँ CFC लेयर 75 मिलीमीटर है। तो अगर उसी एग्जाम्पल पे लेंगे तो अब आपको जरूरत पड़ेगी लगभग 250 मिलीमीटर सब बेस की, क्योंकि CFC लेयर कम हो गई है, CBR उतना ही है, ट्रैफिक उतना ही है, तो आपको सब बेस स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये जो डॉक्यूमेंट है कहता है कि अगर आपके नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स 50 पर डे से ज़्यादा है प्रेजेंट डे ट्रैफिक, तो आप सब बेस में 150 मिलीमीटर का सीमेंटीशियस सब बेस डालें, जिसकी की 7 डेज स्ट्रेंथ 1.5 MPa से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे आप सब बेस डिजाइन करते हैं और उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। CFC के लिए जो कंक्रीट है, नॉर्मली हम कन्वेंशनल पेमेंट कंक्रीट जो होती है जिसकी 28 डेज स्ट्रेंथ 30 MPa हो और स्लम 30 से 50 मिलीमीटर का हो, उसको यूज करते हैं, यानी कि नॉर्मल M30 कंक्रीट। लेकिन आपको स्पेसिफिकेशन रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट को भी यूज करने का परमिशन देता है और इसके लिए जो आपकी MORD की स्पेसिफिकेशंस हैं उसमें इसका डिजाइन कैसे करना है वो दिया हुआ है। इसको भी आप यूज कर सकते हैं फॉर फिलिंग द प्लास्टिक सेल्स एंड इट कैन बी कॉम्पैक्टेड विद ए रोलर। अब जहां तक कंक्रीट के डिजाइन की बात है, अगर आप रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो उसकी भी मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 30 MPa ही होनी चाहिए। और यहाँ फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये मटेरियल स्लैब एक्शन की तरीके से लोड ट्रांसफर नहीं करता है, ये सेमी फ्लेक्सिबल और सेमी रिजिड की कैटेगरी में आता है, इसलिए फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। हम डिजाइन सिर्फ क्यूब स्ट्रेंथ के बेस पे ही करते हैं। RCC के लिए हो या उसके नॉर्मल कंक्रीट के लिए हो, आप सीमेंट कोई भी यूज कर सकते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज कर सकते हैं, पोज़ोलाना सीमेंट यूज कर सकते हैं या स्लैग सीमेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन तीनों में से कोई भी सीमेंट यूज करें उसको रेलिवेंट कोड के हिसाब से टेस्ट किया जाना जरूरी है। अगर आप OPC यूज कर रहे हैं तो OPC में आप फ्लाई ऐश भी यूज कर सकते हैं और सीमेंट की मात्रा कम कर सकते हैं, लेकिन फ्लाई ऐश कभी भी आप PPC या PSC सीमेंट में ना यूज करें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्लैग या फ्लाई ऐश होती है।
कोर्स एग्रीगेट कंक्रीट के लिए क्रस्ट स्टोन या क्रस्ट ग्रेवल जिनकी इम्पैक्ट वैल्यू 30 से कम हो, फ्लैक्नेस इंडेक्स 40 से कम हो और वाटर एब्जॉर्प्शन 3% से कम हो। अगर वाटर एब्जॉर्प्शन की कंडीशन मीट आउट नहीं होती है तो उसका आप साउंडनेस टेस्ट करें, जिसमें कि आप सोडियम सल्फेट में 5 साइकिल के बाद उसका लॉस 12% से कम होना चाहिए और अगर मैग्नीशियम सल्फेट आप यूज कर रहे हैं तो उसमें 18% से कम होना चाहिए। और अगर आपका ट्रैफिक 50 सीवीपीडी से कम है, 50 कमर्शियल व्हीकल्स पर डे से कम है, तो आप ग्रेवल जो रिवर बेड से निकलते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं एज स्टोन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट, नेचुरल सैंड या क्रस्ट स्टोन या दोनों को मिला के आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर वही IS 383 के हिसाब से उसको टेस्ट करना जरूरी है। फाइन एग्रीगेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है डेलिटीरियस मटेरियल्स और इनकी मात्रा इनसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्ले लम्प्स नॉट मोर देन 4%, कोल लिग्नाइट नॉट मोर देन 1% एंड मटेरियल पासिंग 75 माइक्रोन शुड नॉट बी मोर देन 4% अगर आप नेचुरल सैंड यूज कर रहे हैं एंड 15% अगर आप क्रश्ड सैंड यूज कर रहे हैं। एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट को मिला के उसकी ग्रेडिंग जो है यहाँ सेटिस्फाई होनी चाहिए। और जैसे मैं आपको पहले भी कई बार अपने सेशन में बता चुका हूँ कि जनरली कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट को आपको मिलाने की जरूरत पड़ती है कि एक पर्टिकुलर रेशो में, वो रेशो प्रोपोर्शनिंग ऑफ एग्रीगेट या मिक्सिंग ऑफ एग्रीगेट का मेथड मैं आपको बता चुका हूँ, उसका लिंक बॉक्स में डाल दूंगा मैं। आप कोई भी मेथड यूज करके इन दोनों कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट को मिलाएं ताकि ग्रेडिंग इस रेंज में आ जाए। और यहाँ भी फिर हम वही मिड पॉइंट जो इसका होता है रेंज का उसको टारगेट करके चलते हैं। वाटर, clean potable water as per IS 456 and the pH value of water for mixing and curing up to 9 is permitted. कंक्रीट मिक्स डिजाइन, अगर आप नॉर्मल कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो उसका प्रोसीजर IRC 44 में दिया हुआ है कि M30 कंक्रीट को डिजाइन करने के लिए क्या वाटर सीमेंट रेशो रखा जाए और क्या सीमेंट सैंड एग्रीगेट रेशो रखा जाए। लेकिन जब आप RCC रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डिजाइन करते हैं तो यहाँ वाटर सीमेंट रेशो बहुत कम होता है, इसलिए RCC और रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट हमेशा एग्रीगेट सीमेंट रेशो के बेस पे की जाती है, जैसा कि हम ड्राइलिंग कंक्रीट में करते हैं। तो यहाँ सीमेंट एग्रीगेट रेशो इंपॉर्टेंट है और डिजाइन करने का तरीका बिल्कुल लगभग वैसा ही है जैसे हम ड्राइलिंग कंक्रीट डिजाइन करते हैं, पर स्ट्रेंथ M30 की रखनी है। तो आप ट्रायल मिक्सेस बनाएंगे कंक्रीट के जिसमें वाटर कंटेंट आप चेंज करेंगे 5, 5.5, 6, 6.5, 7% बाय वेट ऑफ टोटल मटेरियल। हर वाटर कंटेंट पे आप क्यूब कास्ट करेंगे और उनकी डेंसिटी निकालेंगे। फिर आप इसको डेंसिटी वर्सेस मॉइस्चर कंटेंट को एक प्लॉट करेंगे और वहां से आप जैसे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं प्रॉक्टर टेस्ट से, ऐसे ही यहाँ निकालेंगे। और हर बार जो आप क्यूब को, जो स्पेसिमेन को आप कॉम्पैक्ट करेंगे वो स्पेशल वाइब्रेटरी हैमर से कॉम्पैक्ट करेंगे। इसके बाद आप जब आपके पास OMC और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आ जाए तो इस OMC और ड्राई डेंसिटी पे आप 6 क्यूब कास्ट करें और उनकी क्यूब स्ट्रेंथ निकालें आफ्टर 7 डेज। और फिर आप उसको देखें कि आपका जो रिक्वायरमेंट है M30 का वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो पूरा नहीं हो रहा है तो उसमें थोड़ा सीमेंट और बढ़ाएं या सीमेंट कम करें और फिर इस प्रोसीजर को पूरे को रिपीट करें। अब जब आपका सब बेस पे डिजाइन हो गया है और कंक्रीट मिक्स भी आपने डिजाइन कर लिया है, तो अब बारी आती है कंस्ट्रक्शन स्टेप्स की। कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप एम्बैंकमेंट तैयार करें और एम्बैंकमेंट के ऊपर सबग्रेड तैयार करें, सबग्रेड के ऊपर सब बेस तैयार करें जैसा कि आपकी स्पेसिफिकेशन में दिया हुआ है। सबग्रेड की CBR कम से कम 5 होनी चाहिए और सब बेस की CBR कम से कम 20 होनी चाहिए। तो सब ग्रेड और सब बेस तो ऐसे ही तैयार करना है जैसे कि नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में हम करते हैं, पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे कैम्बर आप सब ग्रेड लेवल से ही प्रोवाइड करें क्योंकि बाद में कैम्बर प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपका एरिया हाई रेनफॉल एरिया में आता है, यानी कि एनुअल रेनफॉल 1000 मिलीमीटर से ज़्यादा है, तो वहाँ एक ड्रेनेज लेयर भी प्रोवाइड करनी जरूरी है। इसके बाद जब आपने सब बेस प्रोवाइड कर लिया तो इस तरह की दोनों तरफ
एक स्टोन की या कंक्रीट ब्लॉक की या वर्टिकल ब्रिक्स की एक 100 मिलीमीटर ऊंची एक पैरापेट टाइप बनाएं, जिससे कि आपका जो आप जब यहाँ कंक्रीट डालेंगे तो इसको साइड से सपोर्ट मिलता है। एक चीज और ध्यान रखें कि सीएफसी पेमेंट में, सेल्फ फिल्ड कंक्रीट पेमेंट में, आप दोनों तरफ कम से कम 80 सेंटीमीटर का हार्ड शोल्डर जरूर प्रोवाइड करें विथ प्रॉपर कैम्बर। और ये इसलिए जरूरी है कि ये शोल्डर आपको साइड से आपके जो अनकन्फाइंड कंक्रीट ब्लॉक हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके बाद आप फॉर्मवर्क को बिछा दें, प्लास्टिक सेल के फॉर्मवर्क को बिछा दें कॉम्पैक्टेड सब बेस के ऊपर, और चारों तरफ उसमें जो है कीले लगा दें ताकि वो कंप्लीट टेंशन में आ जाए। और एक नायलॉन का थ्रेड लेके उसको भी सीधा सीधा उसमें सील दें करीब 10 मिलीमीटर नीचे टॉप से, ताकि जब आप इसमें कंक्रीट भरें तो ये प्लास्टिक के जो सेल्स हैं ये मुड़े नहीं। और इसके बाद आप इन सेल्स में कंक्रीट भर दें, और अगर आपकी डेप्थ 100 मिलीमीटर है तो 120 मिलीमीटर तक की आप कंक्रीट भरें, ताकि 20 मिलीमीटर कॉम्पैक्शन होने के बाद उसकी जो प्रॉपर डेंसिटी है वो आपको मिल जाए। इसके बाद आप ये जो आयरन स्पाइक्स हैं, जो कील आपने ठोकी थी, इनको निकाल दीजिए। और अगर आप रोल कॉम्पैक्टेड कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो 2 पास जो हैं स्टैटिक मोड में दीजिए रोलर के, उसके बाद 2 पास वाइब्रेटरी मोड में, और एक 5वां पास जो है स्टैटिक मोड में दें। और ये 5 पास के बाद ही आपको सफिशिएंट कॉम्पैक्शन और एक अच्छी फिनिश मिल जाएगी। इसके बाद आप इसकी कंक्रीट के सरफेस को कवर कर दें वेट जूट मैट से या किसी और चीज से, ताकि उसकी प्रॉपर क्योरिंग हो जाए। क्योरिंग होने के 2 दिन बाद आप लाइट ट्रैफिक खोल सकते हैं, और हैवी ट्रैफिक खोलने के लिए आपको 14 डेज की क्योरिंग करनी जरूरी है। सेल्फ फिल्ड कंक्रीट पेमेंट्स के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फायदा सबसे बड़ा ये है कि आप यहाँ पे रिसाइकिल्ड प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, यानी कि जो वेस्ट प्लास्टिक है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, वो आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप एक तरीके से वेस्ट प्लास्टिक का निस्तारण कर रहे हैं। अब चूंकि इन ब्लॉक्स में जॉइंट्स की स्पेसिंग बहुत कम होती है तो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, इसलिए मेंटेनेंस ऑफ जॉइंट, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है कंक्रीट पेमेंट की, वो यहाँ पे नहीं होती है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत कम है अगर आप इसको कंपेयर करें कन्वेंशनल सीमेंट कंक्रीट पेमेंट से। लगभग 50% एग्रीगेट कम यूज होते हैं अगर आप कंपेयर करें विद नॉर्मल सीसी पेमेंट। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल ब्लॉक फेल भी हो जाता है तो उसको आप आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं बिना पेमेंट को तोड़े या बिना ज़्यादा उसमें तोड़फोड़ किए। लेकिन जो इसके कुछ नुकसान हैं, जो आप कहें कि इसके प्रिकॉशन हैं, वो ये है कि सेल को, इन प्लास्टिक सेल्स को बनाना ही अपने आप में एक कम्बरसम जॉब है, क्योंकि इनकी वेल्डिंग करनी होती है, इनको हाथ से बनाना होता है, और चूंकि इनकी अपनी कोई स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती है, ये प्लास्टिक के होते हैं, इसलिए कई बार अगर आप केयर ना करें तो जब आप कंक्रीट प्लेस कर रहे हैं तो ये मुड़ जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, इसलिए बहुत केयर की ज़रूरत पड़ती है। और चूंकि पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है सेल्फ फिल्ड कंक्रीट पेमेंट को बनाने का, ये लेबर इंटेंसिव है, तो प्रोग्रेस बहुत स्लो होती है, और जो मैन और मशीनरी की एफिशिएंसी है वो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन से बहुत कम होती है। अदरवाइज ये बहुत अच्छा एक डिज़ाइन है, एक बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन है, और काफ़ी सक्सेसफुल भी हो रहा है। तो मित्रों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. If you have any comment, any observation, you can write in the comment box.